हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के डायनेमिक टाइम में हर व्यक्ति सफल होने के लिए रेस लगा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक की जगह वो 2-3 काम करे और यही कारण है कि जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई बार स्ट्रेस सिर्फ काम से नहीं बढ़ता बल्कि अन्य कारणों से भी बढ़ता है। और इसी सिलसिले में मैं अपने किसी जानने वाले से मिला और उन्होंने मुझे पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ये सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और जब मैंने उनसे जानना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रैक्टिसेस मेरे सामने आई जो मुझे लगा कि दरअसल इसको हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और इसी तलाश में मैं पीडीएल के जो फाउंडर हैं आप महर्षि गज अरविंद महाराज, आपकी जन्मस्थली वर्धा में है और जो कि अमरावती जिले में पड़ता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीडीएल है ये असल में किन चीज़ों के ऊपर काम करता है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। आप सभी को नमस्कार और हेलो जो चैनल है, मैं आप चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आपके माध्यम के द्वारा आप तक ये संदेश पहुँच रहा है। हम सभी राष्ट्र के बारे में जब चिंतन करते हैं तो इसके बारे में ये पता लग जाता है कि आज की सबसे समस्या पूरे विश्व की है, एक भारत की नहीं, पूरे विश्व में है और त्राही त्राही है। उसका जो मेन जो है यंग जनरेशन, जो भारत नहीं पूरे देश की संपत्ति है, पूरे विश्व की संपत्ति है, वो यंग जनरेशन जब नष्ट हो जाए तो दूसरे देश की आपत्ति जैसी आती है वैसे ही हमारे देश में आपत्ति आने के लिए देर नहीं लगेगी। मेडिकल रिपोर्ट जो है गोरखपुर जो है, इन्होंने इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल, यहाँ एक लेक्चर रखा था, वो है स्वास्थ्य विभाग नाड़ी के बारे में। लेक्चर होने के बाद उन्होंने जो एमडी जो डॉक्टर जो पढ़े थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा, ये तो सारी चीज़ें ठीक है लेकिन आज मेडिकल साइंस में ये सबसे बड़ी समस्या है कि 60% जो यंग जनरेशन है हमारे पास आ रहे हैं और समस्या ये है कि मानसिक बीमारियां बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। अब इन बच्चों को दवाई दे तो ये संपत्ति नष्ट हो जाएगी और बच्चे ये ऐसा ही रहे तो क्या होगा। और दूसरा जो बीमारी का कारण बताया वो है आँखों का। आँखों का जो है ये सबसे बड़ी समस्या बढ़ रही है और ब्रेन पर सबसे ज़्यादा असर कर रहा है। ये दिनों दिन समस्याएं बढ़ रही है और इस पर हम जो माता पिता है इस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठित बुद्धिमान व्यक्ति है इस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं। मेडिकल सातत्य से प्रयास कर रहा है। तो ये जो समस्या शुरू हुई है कोरोना काल से 2020 और उस समय त्राही त्राही हो गए, तो कोरोना काल में पीडीएल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इसके प्रयोग करने शुरू किए, लोगों ने सिखाया अपनी सेवा समझकर। तो कोरोना काल में कम से कम लोगों ने 1,500 लोगों को पहले स्टेप में ये क्रिया सिखाते वक्त जीवन दान मिला और वो जीवन दान सबसे बड़ा पुण्य मिला उनको कि जीवन में एक समृद्धि और खुशहाली मिली। एक परिवार का सदस्य जाता है तो उसको पता है कि क्या होता है। तो ये जो एजुकेशन जो है पीडीएल इंस्टीट्यूट के द्वारा 91 कोर्सेज में डिवाइडेशन है और ये वेदांत के आस पर ये है। मांडुक्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद, इस वेदांत पर ये स्थूल प्राण की प्रक्रिया है और वेदांत के ऊपर सूक्ष्म प्राण की प्रक्रिया है। तो वेदांत जो कहता है पुरुष यानी आत्मा की बात कह रहा है, जो चेतना कह रही है विज्ञान, और जिसको आध्यात्म आत्मा कह रही है, जो कभी नष्ट नहीं होता, ना जन्म लेता है ना कुछ। तो इसी को ही जानने के लिए आध्यात्म कहते हैं। लेकिन आध्यात्म एकदम से कोई समझ नहीं पा रहा क्योंकि हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, बचपन से लेके हम आते हैं और इतने जल्दी वो संस्कार जाते नहीं। वो संस्कार को जाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप परंपरा जो है, गुरु परंपरा जो हुए है, जो सबसे बड़े महापुरुष जो ऋषि मुनि, उन्होंने परंपरा में बहुत एजुकेशन सिंपल तरीके से रखा है। पीडीएल 1 एजुकेशन जो है बेसिक लेवल पर, दूसरा जो है उपासना और तीसरा है ज्ञान।
कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 विषयों पर एक स्टेप बाय स्टेप उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे स्कूल में बच्चों को KG1 से डालते हैं तो उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचता है, वैसा ही ये भी डेवलपमेंट है। केवल बात करने से नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये समस्या का मूल जो आधार है, योग की प्रक्रिया में हुआ लेकिन हुआ नहीं उतना परिणाम, लेकिन भूत शुद्धि क्रिया यानी 5 एलिमेंट्स प्यूरिफिकेशन, मतलब 5 तत्व का बैलेंस हो जाता है आपके शरीर में, तो आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो 5 तत्व कैसे बना, आपका शरीर बना, महत्वपूर्ण। और 5 तत्व कहाँ से बने, 3 गुणों से बने। 3 गुण रज तम सत्व, बाद में आया 5 तत्व, और 5 तत्व से बना है प्राण, और इसी प्राण के द्वारा आपका शरीर चलता है। तो शरीर की डिमांड क्या है, शरीर की डिमांड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल सही है, तो आपको बीमारी नहीं हो सकती। और जब आपका ऑक्सीजन सही नहीं है तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। बीमारी ठीक किया जाती है, कोई डॉक्टर नहीं कह सकता। बीमारी जो भी हो, आपका शरीर अस्वस्थ है, वो नेचर ठीक करता है। लाइफस्टाइल चेंज, आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी और आपको रहन सहन में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये सपोर्ट रहेगा 5 एलिमेंट्स प्यूरिफिकेशन। श्वास लेने का तरीका यहाँ से होगा, गले से होगा। जो प्राणायाम आप करते हो वो नहीं है, ये परंपरागत है। और जब गले से श्वास लोगे तो यहाँ वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट्स होता है, या ऑक्सीजन की जो मात्रा है साउंड के द्वारा शरीर में फैलती है, और इसी प्रकार शरीर में स्वस्थ होने के लिए ये काम करता है। जो वायरस के लिए न ज़्यादा मैंने आपको इफेक्ट करे, उसको एक सपोर्ट करता है कि भाई इसका परिणाम ज़्यादा ना हो। ये परिणाम देखे और प्रैक्टिकल जब करेंगे तब हमें पता लग जाएगा। ऑनलाइन इसका फ्री एजुकेशन है, कोई भी कर सकता है, और आपने पाया दूसरे को दे दीजिए। यही हमारी जो भारतीय वैदिक जो संस्कृति है, आपने पाया है, दूसरे को बांटो, तुम्हें पुण्य मिलेगा और राष्ट्र एक खड़ा होगा। आज की समस्या यंग जनरेशन के लिए खड़ा करने की ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं विनती करता हूँ आप सभी को, इस PDL इंस्टीट्यूट का एजुकेशन है वो फैलाइए और भारत भूमि को बहुत ही समृद्धशील बनाइए। धन्यवाद। गीता में एक इस बात का जिक्र है कि जो हमारा शरीर होता है वो हमारी प्रवृत्ति का दास होता है, यानी जो प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, जिसका हमने रज तम और सात्विक का नाम लिया, तो ये प्रवृत्ति का दास होता है। प्रवृत्तियों के आधार पर हम कोई भी काम करते हैं। तो क्या ये संभव है, जैसे कोई बच्चा है तो बाल्यावस्था से ही उसके अंदर कुछ तामसी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, कुछ सात्विक लोग होते हैं या कुछ राजसिक भी होते हैं, तो क्या संभव है कि जो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति में है उसकी प्रवृत्ति बदल जाए? देखिए सर, ऐसा है कि पहले इस बेस को समझने के पहले ये वेदांत फिलॉसफी है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था अलग नहीं है। एक ही शरीर के भीतर एक ही व्यक्ति के ये गुणों की व्यवस्था है। यहाँ समझ लिया जाए। हमने जाति व्यवस्था पर कर दिया तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ईर्ष्या और द्वेष और घृणा फैली है। ये जाति व्यवस्था समाज में फैलने के कारण एक मानव दूसरे मानव की नफरत कर रहा है। ये अध्यात्म नहीं है और ना ही वेदांत फिलॉसफी है। कोई भी धर्म अधर्म नहीं सिखा रहा है, कोई भी धर्म प्रेम सिखा रहा है, समृद्धि सिखा रहा है, लेकिन हमारे जो भीतर पनप रहा है वो नफरत का दायरा पनप रहा है। इसके कारण धर्म से विकास नहीं होता है, राष्ट्र का विकास होता है वो विचारों से, व्यक्ति से विचार नहीं होता। व्यक्ति को जो विचार आता है वो संस्कृति से, वो विचार से राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये गुण है, जैसे रजतम सत्व, ये गुण है। अब इस गुणों का विकास कैसे किया जाए? तामस का गुण है कि बस खाओ पियो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निष्क्रियता। राजस का गुण है अटैचमेंट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। आपने देखा होगा जितने है ना हमारे जो टाइम पास नहीं लगता है तो कभी टीवी पर लगाते हैं, कभी फोन पर लगे रहते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हमारी अस्थिरता है, इसको बोलते हैं विक्षेप, यानी चंचल मन। और तीसरा जो है
वो है सत्व प्रवृत्ति, शांत होता है। अब इसको डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसको कैसे होगा, तो जो अपना जो है नकारात्मक विचार है उसको पॉजिटिव करो। धीरे धीरे गुणों का परिवर्तन होता है। और जब गुणों का परिवर्तन होता है, जैसे यानी सत्व गुण का मतलब क्या, तो सुबह उठो, अपना दैनिक कर्म करो, अपने व्यवहार का दर्शन सही करो, सात्विक भोजन करो, सत्व, सिंपल है। ये क्रिया है, ये गुणों का निर्माण होगा तो ऑटोमेटिक जो है तामस गुणों का धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू होगा। तामस में फिर राजस में आना शुरू होगा और सत्व में परिवर्तन होता है। ये एक डेवलपमेंट है। अब पीडीएल इंस्टीट्यूट में पहला जो है कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये परंपरा से जो शिव ने पार्वती को जो ज्ञान दिया और दत्त को ये ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने, महापुरुषों ने इसको डिवाइडेशन किया सुंदर तरीके से। जैसे बच्चों को पहली कक्षा से आप पढ़ाते हो, एकदम मैट्रिक में नहीं जाता, वैसे ही हम जगह जगह से पले है, जगह जगह हमारा संस्कार है, जगह जगह से विचार है, लेकिन वो कहाँ तक है। आज क्या हो रहा है आध्यात्मिक में, एकदम जमलिंग मार रहा है, कोई वेदांत की बात कर रहा है, कोई अपने धर्म की बात कर रहा है, कोई अपने देवता की बात कर रहा है, और यहाँ विवाद का विषय खड़ा रहते हुए इंसान का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। इंसान चाहता है तो वो नर का नारायण बन सकता है, और इंसान नहीं चाहता है तो नर का रावण बन सकता है, इतना निश्चित। धन्यवाद। आध्यात्म के ऊपर बहुत चर्चा होती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर आप एक युवा को समझाना चाहें कि आध्यात्म क्या है और हमारे जीवन में ये क्यों जरूरी है, तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे इसको, अध्यात्म को? सर ऐसा है कि अध्यात्म जो समझ रहे वो अध्यात्म ही नहीं। अध्यात्म का मतलब है सिंपल तरीके से पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी में आपको स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है क्या है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है आपके भीतर जो है वही बाहर, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। आपने दुनिया में देखा होगा भीतर अलग है और बाहर अलग है, उसका विचार कहीं ना कुछ अलग है और मुखौटा कुछ अलग है। जैसे एक उदाहरण के स्तर पर हम देखें, एक बार क्या हुआ, दोनों की पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था, अंदर एक टुक 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 मारा मारी हो रही थी। अंदर यानी दरवाजा खटखटाया, बाहर से आवाज आई, रुको 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 तुम। दरवाजा खोलने के बाद वो व्यक्ति को देखा उन्होंने, आप आइए, मैं आपका ही चिंतन चल रहा था हमारे अंदर, हम आपका ही विचार कर रहे थे, बहुत धन्यवाद। वो जाने के बाद फिर वैसा का वैसे। इसका मतलब क्या होता है, आध्यात्म का मतलब है रॉन्ग पर्सनैलिटी अध्यात्म नहीं है। आपके भीतर जैसा है वैसा ही बाहर हो, इम्पोर्टेंट ये है। हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, इसका मतलब आध्यात्म में कोई वैल्यू नहीं है उसकी, हमारे जीवन में संयम नहीं है। अब चोरी करने से कितना फायदा होगा ये तुम भी जानो, तुम्हारी लूट हो जाएगी अंदर जगह से, क्योंकि कर्म सिद्धांत कभी नहीं बदलता, इतना ध्यान रखना। कर्म सिद्धांत का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जितनी चोरी की है वो आगे चल के आपको पता लग जाएगा। क्या शरीर छूटने के बाद जो एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर होता है वो कर्म के सिद्धांत की, उस पर आपको सजा मिलेगी निश्चित। कर्म के सिद्धांतों को कभी भी पढ़ लीजिए, और वो ऋषि मुनियों ने नहीं, नेचर के सिद्धांत के अनुसार है, इतना ध्यान रखिए। लेकिन हमें डर नहीं है, पाप करने से डर नहीं है, झूठ बोलने से डर नहीं है। अभी मैं आपके यहाँ आया था तो आने के बाद मैंने कहा कि अरे ये बिल्कुल भैया मैं 5 मिनट, मैंने 5 मिनट, सर 1 घंटा हो गया 5 मिनट आए नहीं। मैंने कहा कि परफेक्शन क्यों नहीं रखते हो, तुम बोलो भैया मुझे देर लग गई है, मैं 1 घंटा थोड़ा देर लग जाएगी, आप चिंता मत करो। लेकिन 5 मिनट ये जो आदत है, ये आदत होने के कारण हम आध्यात्म में विकास नहीं कर पा रहे, क्योंकि संस्कार के रूप में हमें जड़ें मजबूत है, इतनी जड़ें मजबूत है कि हम अपने गलती को देख नहीं पा रहे हो। इधर आध्यात्म के बारे में बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। योग के बारे में बहुत सारी चीजें हो रही है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। वेदांत के बारे में हो रही है, डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। वो तनाव से है, मेंटली पागल है, मेंटली जो है टेंशन। वो वेदांत पढ़ रहा है तो मेंटली, आप देखो जाकर, योग कर रहा है तो वो मेंटली में प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। आसन ही आसन कर रहा है, प्राणायाम ही प्राणायाम कर रहा है। ये सिस्टमैटिक एजुकेशन हो तो वहां तक जाएगा। बुरा मत मानना, कृपा करके बुरा मत मानना। भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये वस्तु स्थिति तीनों का भी मेल है, अलग नहीं है।
हम जब अखाड़े में गए, नहीं भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, कर्म अलग है। अरे क्या कर रहे हो? इंसान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सही ज्ञान इंसान तक जाए तो इंसान का डेवलपमेंट ही राष्ट्र का डेवलपमेंट है। आंतरिक विकास डेवलपमेंट, बाह्य विकास, समाज का विकास, तब राष्ट्र का विकास होता है। आपका सही विकास ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। एक पक्ष है, उसने क्या कहा, बस समाज का विकास और राष्ट्र का विकास, कदापि नहीं। अभी अशांति में फैला है वो देश। वही विचार हमारे भीतर पनप रहे हैं और ये विचार के कारण हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी। हम इधर उधर तीर्थ में, मंदिरों में जा रहे हैं कि हमें शांति कहाँ मिलेगी। शांति आपके भीतर है, इनर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। थैंक यू। भूत शुद्धि क्रिया के बारे में आपने जवाब दिया, लेकिन मैं उसी प्रश्न को एक बार फिर से पूछ रहा हूँ ताकि उसके ऊपर विशेष जोर देके हम उसको फिर से एक्सप्लेन करें। ये जो भूत शुद्धि क्रिया होती है, ये एक व्यक्ति को रोग से निजात दिलाता है, उसका आध्यात्मिक विकास करता है या व्यक्तिगत विकास करता है? भूत शुद्धि क्रिया महानारायण उपनिषद इसका प्रमाण है। महानारायण उपनिषद में परे पूर्णे चिदाकाशे निर्विकल्पे निरंजने सर्वभूतलयं दृष्ट्वा भूत शुद्धि प्रजाय। यानी व्यक्ति परिपूर्ण है, लेकिन अपूर्णता क्यों होती है? क्योंकि उसको अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इसके कारण ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। भूत शुद्धि, भूत का मतलब वो नहीं कि जो हम समझ रहे हैं। भूत का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। और 5 तत्व को बैलेंस कैसे किया जाए, शुद्ध कैसे किया जाए ताकि आपका डेवलपमेंट हो। और मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी बीमारी व्यक्ति ठीक नहीं करता, कोई भी क्रिया ठीक नहीं करती, वो आपको सपोर्ट करती है। कृपा करके ये ध्यान रखिए। भूत शुद्धि क्रिया क्या कर रही है कि भाई जो आपके जो इनर इंस्ट्रूमेंट है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रह्मांड से जुड़ा रहता है, यहाँ चोटी से ये पूरा तरह स्पाइनल कॉर्ड है। और इसमें जो चक्र बताए हैं वो एस्ट्रल बॉडी में आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में आपको फिजिकल बॉडी में नहीं दिखते हैं। और एस्ट्रल बॉडी में एक आप जब पढ़ाई करोगे तो एस्ट्रल बॉडी और प्रकाश शरीर आएगा। तो ये जो है विज्ञान है, फिजिक्स को आप पढ़िए, क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, इसमें बहुत सारे जो प्रश्न के आपको उत्तर मिलेंगे। भूत शुद्धि क्रिया 5 तत्व को बैलेंस करती है। जैसे अग्नि तत्व ज़्यादा हो तो क्या करेगा, जल तत्व ज़्यादा हो तो क्या करेगा, पृथ्वी तत्व ज़्यादा हो तो क्या करेगा, वायु तत्व ज़्यादा हो तो क्या करेगा, आकाश तत्व ज़्यादा हो तो क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा। वायु तत्व क्या होगा तो गैसेस प्रॉब्लम होगा। अग्नि तत्व सही नहीं है तो भूख नहीं लगेगी। जल तत्व सही नहीं है तो बैलेंस नहीं रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा डाइजेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका बेसिक तत्व ही ठीक नहीं है तो कोई मतलब नहीं। और भूत शुद्धि क्रिया के द्वारा ऐसे हमने देखे कि हाइपोथायराइड बहुत सारे लोगों ने अपने आप ठीक किया है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, पहले बात ध्यान रखिए। लोगों का ये परिणाम है हाई बीपी, लो बीपी, डर लगना। डाइजेशन जो होता है वो डर के कारण बड़े प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ यानी चलते चलते उसको डर लगता है कि ये गाड़ी आएगी, मुझे ये करेगी। तो ये जो सारे जो है मानसिक बीमारियाँ एक ठीक करने के लिए नहीं कह सकते, आपको सपोर्ट मिलेगी। बाकी मेडिकल डॉक्टर है उनका आप सपोर्ट ले लीजिए और जो ज्ञानी हैं उनसे सपोर्ट ले लीजिए और आगे चलिए। लेकिन ये भूत शुद्धि क्रिया करेंगे तो बच्चों में क्या बदल आया, रिकॉलिंग, ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर चेंजेस। स्कूल कॉलेज में ये खास करके चेंजेस आया। जैसे महाराष्ट्र में नागपुर जो है इसमें एक कॉलेज दिया था लड़कों का, वो सबसे ज़्यादा चाकू छुरी चलाने वाले बच्चे थे। तो वो सेक्शन को एक दिया और देने के बाद उन्होंने कहा कि इनको सुधारो। उन्होंने कहा कि सुधार नहीं सकते, हम सिखा सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए तैयार हो तो। और फिर बाद में ये शुरू किया और शुरू करने के बाद 3 महीने के बाद इनकी काफ़ी बदल आया, लिखने में, बिहेवियर चेंजेस में, बात करने में, माता पिता के प्रति, सम्मान के प्रति। ये सारी चेंजेस आने के बाद माता पिता कहने लगे कि कितना बड़ा बदल आया। तो ये खुद प्रैक्टिकल देखा और रिसर्च रिपोर्ट नासिक विद्यापीठ में, स्कूल की रिपोर्ट, दूसरे स्कूल की रिपोर्ट नासिक विद्यापीठ में सबमिशन है, कभी भी आप देख सकते हो। ऑनलाइन होगा नहीं, पता नहीं। थैंक यू। ये जो भूत शुद्धि क्रिया है, क्या
कोई वर्ग विशेष ही कर सकते, जैसे उम्र में अलग अलग फेजेस होते हैं, सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, एक वयस्क कर सकता है, या इसको हर एक व्यक्ति कर सकता है? हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन छोटा बच्चा है तो हम कवचाए श्वास के लेने की प्रक्रिया है। बाकी बड़ा है 12 साल से तो वो आराम से पूरी भूत शुद्धि कर सकता है। स्टूडेंट के लिए 20 मिनट, सिंपल साधारण के लिए 30 मिनट, और उससे थोड़ा बड़ा है तो 45 मिनट। इसी प्रकार कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम जी। PDL के माध्यम से आप एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्या मोटिव है इसके पीछे? इसके जो इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा ये काम होता है, इसको बोलते हैं इथनिक एजुकेशन। ये इंस्टीट्यूट है और इसमें खेती, एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग। अभी खेती में जो है सबसे बड़ी समस्या है पूरे विश्व की, हमारा जो भारत है खेती के ऊपर है, लेकिन आपने देखा होगा खेती वाले को तो कोई देखता ही नहीं है। खेती वाले के ऊपर हमारा प्रभाव कैसा रहे और खेती वाला ऊपर ना आ जाए, इसी प्रकार व्यथा खेती वाला जानता है, दूसरा नहीं जानता। खेती करने वाले हैं आप होगे तो आप इस बात को बहुत समझ सकते हो। दूसरा, हमें कर्ज के तले पूरा तरह डुबा दिया है। तीसरा, मिट्टी की पूरी सेहत बिगड़ गई है, बीज की सेहत बिगड़ रही है, और हम गुलाम धीरे धीरे बनते जा रहे कंपनियों के, दवाइयों के, खादों के। जो दूसरे देश ने दिया तो हम खाएंगे, अन्यथा नहीं। गवर्नमेंट देंगी तो हम लेंगे, अन्यथा नहीं। हमें आदतें हो गई है, और गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि आप वैसे ही रहो गुलाम। इसीलिए तो आपको फ्री अनाज, पैसे, मजूर नहीं मिल रहे आपको खेती के लिए। इधर खेती की बात हो रही है और वहाँ मजूर नहीं मिल रहा है, आप दे रहे हो कैसे? 35 रुपया, यानी टोटली 1200 रुपया उसको मिलता है। आदिवासी क्षेत्र में अनाज मिलता है, सारी चीज़ें मिल रही है, काम को क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? हर मेंबर को मिले। 2000 क्यों डाल रहे हो? दिखाने के लिए, लेकिन बाद में मिलती ही नहीं, गायब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या प्रलोभन जो है, तुम कुछ करो मत, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। हमें गुलाम बनाया जा रहा है। मैं खेती वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कितना प्रॉब्लम है वो खेती वाला जानता है। इसलिए त्रस्त होकर हम खेती बेच रहे हैं और हम मजूरी का काम कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए नीति, हम मजूर कैसे बने, हम अपने जो मालिकियत हक है वो कैसे बेचे, ये हमारे पीछे एक नीति है। एक ऐसी नीति कि खेती को बर्बाद कैसे किया जाए। तो पहला जो नियम है, खेती क्यों नहीं पुराती? खेती इसलिए नहीं पुराती कि मार्केट के आधार पर हम खेती कर रहे हैं। मार्केट क्या है? 60% हमारा मार्केट में पैसा जाता है, 25% हमारा मजूरी में पैसा जाता है, 15% हमारे पास बचता है। तो क्या करेंगे? पहला नियम। सिद्धा कृषि का जो है परंपरागत जो खेती आई है, वो परंपरागत जो एलियन से जो आया है, वो परंपरागत जो इतिहास को पढ़ोगे तो ये पता लग जाएगा। ये ज्ञान वहाँ से सदियों से चला आया है। तो ये जो मार्केट में 60% जाता है, ये आपका बचत होगा। 15% जो प्रॉफिट हुआ और ये 60%, ऐसा 75% नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन पहला जो है, एक उदाहरण देखिए, पहला जो आपका संसार है। अब संसार में दोनों पति पत्नी का रिलेशन सही है तो संसार ठीक होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, सही होगा ना? और जब रिलेशन सही नहीं है तो क्या होगा? संसार सही नहीं होगा। और आपको पता है कि जो भी बाहर के लोग हैं, ये पिक्चर देखना बड़ा आनंद लगता है उनको। वैसा ही हमारा जो ये विभत्स स्वरूप हुआ है, मिट्टी और बीज, ये दोनों में सम्मित्रता नहीं होगी तो खेती नहीं हो सकती। हमारी मिट्टी बिगड़ गई और बीज दूसरे जगह से आ रहा है। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हमें बीज खरीदना ही करना पड़ेगा। हाइब्रिड का मतलब उसमें जींस फैकल जो है वो पुरुष का है, स्त्री का नहीं है। और देशी बीज का मतलब होता है यहाँ दोनों भी फैकल्ट है, स्त्री और पुरुष। इसके कारण ये बीज खरीदना नहीं पड़ता, खेती वाला ये बीज तैयार करते वो उसका करता था। हमें आदत लगा दी, इन आदतों को हमें सुधार करना पड़ता है। खाद बना सकते हो, छिड़काव कर सकते हो। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, एमपी आदिवासी क्षेत्र में बालाघाट में बहुत सारा कार्य चल रहा है। सरकार को रिपोर्ट भेजी है लेकिन कोई सुनता नहीं। ध्यान रखिए, सरकार बोलती है
सर का बाजू में हो जाओ, अब हो गया तुम्हारा काम, अब 5 साल के बाद हम मिलेंगे। सरकार यही कहती है, मिलने के लिए तैयार कोई नहीं रहता। ध्यान रखिए, आपने अनुभव किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन मैंने अनुभव किया है। मैं फाइल लेके बहुत बार गया हूँ, फाइल गायब, 8 दिन के बाद आ जाओ, दूसरी फाइल गायब, 8 दिन के बाद आ जाओ, मिलने के लिए तैयार नहीं, मंत्री आ नहीं है। वो बहुत सारी समस्या है, हमें इसका विचार करना पड़ेगा। तो पहला जो है, इसमें क्या सिखाते हो, तो इसको बोलते हैं हीट थेरेपी, साउंड थेरेपी, एनर्जी थेरेपी और प्रेयर थेरेपी। ये 4 पद्धति के द्वारा खाद है, बीज है, छिड़काव है, मार्केटिंग है और पर्सनैलिटी है। ये फ्री एजुकेशन 3 दिन का टोटली दिया जाता है। आप उसकी व्यवस्था करो तो उसमें फ्री एजुकेशन मिलेगा। खेती का अनुभव, मिट्टी में सुधार हो जाएगा। 3 साल में आपका जो केचुआ है वो तीसरे साल में आपके मिट्टी में दिखना शुरू होगा। जब केचुआ आपकी मिट्टी में आएगा तो मिट्टी सुधार होगी। बीज आपको स्वयं तैयार कर लीजिए। मैं आपको ये बता दूं, आने वाला जो भविष्य है वो कैसा है। आप मुझे एक बात बताइए, बारिश आने के पहले छाता खरीदी करना है कि बारिश आने के बाद, ये आपको तय करना है, मैं नहीं कहूँगा। इसका उदाहरण है श्रीलंका। श्रीलंका की जैसी हो गई, उस समय हम जा रहे थे, उस समय भारत के लोग कह रहे थे कि तुम पागल हो। मैंने कहा कि सभी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती, इसी समय में जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वहाँ गए और वहाँ देखा तो सरकार के पास बीज नहीं था। ऑस्ट्रेलिया से बीज मंगवाया, भारत से हम बीज लेके गए। ध्यान रखिए, जब आपके पास बीज नहीं है तो बोओगे क्या? मिट्टी है लेकिन बीज नहीं है। कंपनी में बीज नहीं दिया तो क्या करोगे? सरकार ने बीज नहीं दिया तो क्या करोगे? आप अपने आप को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। हमारी हालत एक भिखारी तरीके कर दी है और कुछ भी नहीं है। इस हालत को जो बुद्धिजीवी समझना चाहता है तो अवश्य समझेगा। इसके साथ ही जो सर्वसाधारण जो लोग हैं इसको समझ नहीं रहे हैं, और इसको समझने के लिए हमें चिंतन की आवश्यकता होती है। हमारे पास समय उतना नहीं है कि जो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग में जब किया जाता है तब आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। उसके साथ ही फिर एजुकेशन क्षेत्र में हम आते हैं। एजुकेशन क्षेत्र में आपने देखा होगा 4.5 लाख रुपए भरना पड़ता है, ट्यूशन में 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है, 22 लाख रुपए MBBS के लिए देना पड़ता है। कहाँ से लाएगा गरीब? कहाँ से पढ़ाएगा बच्चों को? इतना ध्यान रखिए, एजुकेशन में इतनी हालत हो गई, प्राइवेटीकरण हो गया, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 4 बच्चे हैं और 2 टीचर है। कहने का मतलब यह हालत हमने की। हमारे ऊपर जो पाश्चात्य देश का एक विचार है मंडरा रहा है, और इसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये है कि एजुकेशन हमारा सही नहीं तो डेवलपमेंट सही नहीं है। आपने देखा होगा, अपने अपने प्रांत में झाँक कर देखो तो एजुकेशन सही नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट इसलिए नहीं है, इसके कारण चोरी, क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। वो क्या करेगा अपने पेट के लिए? कहीं ना कहीं नहीं मिलता तो खोजेगा दूसरा रास्ता। और तीसरा जो है स्वास्थ्य विभाग, अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, इतना बीमार हो गया कि पूछो मत, हर समय पैसे खरीदी कर रहा है। आर्सेनिक जो खेत में मारा जाता है, तो जिस जगह में आर्सेनिक का उपयोग हुआ होगा वहाँ हॉस्पिटल पूरे भरे होंगे। डॉक्टर को पूछ लीजिए वो क्या कहता है। पेट की बीमारियाँ बढ़ रही है, पेट की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है मेडिकल में, और हमारा मेडिकल में इतना पैसा जा रहा है कि पूछो मत। वहाँ आपके जीवन के क्षेत्र में मेडिकल में इतनी भीड़ है कि जैसे पिक्चर में भीड़ होती है वैसी हमने जीवन को पूरा बर्बाद किया। तो जब तक कारण नहीं मिलता है तब तक इलाज नहीं होता है। तो नाड़ी के द्वारा ये डॉक्टर सिखाता है। 22 डॉक्टरों की टीम है, उसमें मल्टी सिद्धा वो ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं, भाई बीमारी का कारण देखो, आगे चलो। मैं आपको बात बता दूं, बुरा मत मानना, बात यह है कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल है। तो एक पेशेंट गया और उसने कहा कि सर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। उन्हें चेक किया, बोले तुरंत आपको ये करना पड़ेगा और ऑपरेशन की तैयारी करो, 1.5 लाख रुपए भरो, बाद में बाकी के पैसे भरो। उसने कहा कि भाई कैसा करे, बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बाद में अचानक ये हुआ कि देखते हैं, भाई जो मित्र थे उसने कहा कि देखो तुम नागपुर में जाकर चेक करो। उसने नागपुर में जाकर चेक किया। उसने कहा कि सर आपको कुछ नहीं है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम, बाकी कुछ भी नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो आप अंदाजा करिए कैसा हो रहा है, मेडिकल किस स्तर पर हमारा एक शोषण कर रहा है। अब इन चीज़ों को कैसे हम डेवलप करेंगे, हमारा अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, हमारे भीतर जागृति लानी पड़ेगी। हमें कोई बचाने वाला नहीं है, हमें स्वयं का रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं का स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, स्वयं की शिक्षा देखनी पड़ेगी। हमारे बच्चे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है, इसको एजुकेशन में हमें देखना पड़ेगा। और हमारा बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है। नहीं, मैं इंजीनियर नहीं बना तो मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ अपने बच्चों को। अरे यार, ऐसा मत करिए। और खेती में जो प्रॉब्लम है वो समस्या का हल कैसे मिलेगा, आप चिंतन करके राष्ट्र को योगदान करिए और राष्ट्र को इतना विकसित करिए जो हमारे देश का नाम हो। धन्यवाद। आप नाड़ी संधान के ऊपर भी काम करते हैं। एक समय था जब हमारे यहाँ पे सिर्फ नाड़ी देखकर, नाड़ी पकड़कर ही रोग के बारे में जान लिया जाता था, उसका उपचार होता था। लेकिन हम साइंटिफिक एज में आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें, महंगी मशीनें, और आज हर एक छोटी बड़ी समस्या के लिए जांच लिख दिया जाता है। और हो सकता ऐसा भी कई बार होता है कि दवाइयों से ज़्यादा बोझ जो है वो जांच का ही होता है। और आप नाड़ी संधान के ऊपर काम करते हैं, तो आज इस मशीनीकृत युग में नाड़ी संधान कितना प्रासंगिक है? सर, ऐसा है कि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपकी कटौती शुरू होती है, काटना शुरू होता है, या परसेंट के हिसाब से चलता है। 30% डॉक्टर को दिया जाता है, सिंपल है सर। दवाई से 30% 60% चलता है, कभी कभी 60% दवाई लिखनी पड़ती है डॉक्टर को, क्योंकि वो बकरा आ गया तो उसको काटो, सिंपल तरीके से। अब लेबोरेटरी में भेजा, एक जांच नहीं करनी है वो भी दी जाते हैं, भाई ये जांच करो, ये जांच करो, ये जांच करो। अब बहुत सारी मशीनें विकसित की। नाड़ी का ऐसा मतलब सभी रोगों का पता लग जाता है। नाड़ी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 टाइप की नाड़ी है, जो पूरे तरह आपका चेहरा देखने के बाद भी वो क्या प्रॉब्लम है वो बताएगा निश्चित। डॉक्टर ने इसका पूरा तरह विकास किया है। क्यों? क्योंकि आपका जो मस्तिष्क का विकास आपने किया ही नहीं। आपने, डॉक्टर ने मशीन पर भरोसा किया, स्वयं के ऊपर नहीं। इंसान का स्वयं के प्रति विश्वास न होने के कारण ये मशीनें खड़ी हो गई। स्वयं के प्रति जब विश्वास है तो मशीनें इतनी नहीं खड़ी करनी पड़ती। और बीमारी का कारण ही नहीं, जो मैंने उदाहरण बताया, हार्ट पेशेंट का हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, लेकिन मशीन बता रही है उसकी, दूसरी मशीन बता रही है गलत बता रही है। एक मशीन बता रही है डायबिटीज है, दूसरी मशीन बता रही है डायबिटीज नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? हमारी लूट हो रही है, शोषण हो रही है। मैंने कहा ना, 3 क्षेत्र में हमारी लूट हो रही है, एजुकेशन, मेडिकल और खेती। इस जगह में जब लूट हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है? 40,000 बिल, 10,000 तो चूना लगना ही हमें जब जाओगे तो। और मैंने स्वयं अनुभव किया, 40,000 का बिल निकाला। कोई प्रॉब्लम नहीं था, यूरिन का प्रॉब्लम था, प्रोस्टेट ग्लैंड का। मैंने कहा कहाँ से निकाला? बोले इतनी सारी टेस्ट हुई, अभी एक और ऑपरेशन करो। मैंने कहा कि नहीं करना है मुझे ऑपरेशन, नहीं करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भय पैदा करता है मेडिकल में, और डर के कारण उसको कटाई करती है पूरे तरह। जैसे बकरे को कटाई करते हैं वैसे ही हमें काटा जाता है। बहुत बेकार हालत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पेशेंट मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदा रहे या मरे, पैसा ही सब कुछ है। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरे गुरु, बाल बच्चे साधु जनब, सेवा किसकी करूं। ये हमारा थिंकिंग, ये हमारा विचार बन गया। क्या राष्ट्र के बारे में, क्या समाज के बारे में सोचेगा, क्या अपने बारे में। और खेती वाला मौत दे रहा है। आपको पता है, खेती वाला जो है अनाज नेपाल से वापस भेजा है, दूसरे देश से अनाज वापस भेजा है, क्योंकि विष युक्त है। अब अनाज के लिए मार्केट नहीं बेचेगा, अनाज के लिए मार्केट नहीं मिलेगा, तो खेती वाला क्या करेगा? मार्केट में माल ही नहीं खरीदने करने वाला हो। तो आप ध्यान रखिए, आप मौत दे रहे हो समाज को, तो आपको भी मौत निश्चित देगा। आप जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि चौका जोन, लेकिन ये कर्म आपको कभी छूटेगा ना छोड़ेगा, क्योंकि कितनी की जान ली। मैं एक आपको उदाहरण दे दूं। मोर्शी यानी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में भिंडी लगाई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भिंडी लगाई सर। भिंडी लगाने के बाद उसने कहा कि भिंडी निर्माण होगा। 2 एकड़ में एक खेती वाले ने भिंडी लगाई, सभी की भिंडी गई। मैंने कहा कि भिंडी जा रही, कोई मतलब नहीं, इसकी भिंडी ये भी जा रही थी। उसने कहा कि अधिकारी खुशी जी, मुझे भिंडी के लिए प्रॉब्लम आया है, मुझे सुधार करना है।
बोले खत्म करो यार, दूसरा बीज डालो, उसके सिवा कोई नहीं। नहीं मुझे चाहिए। तो अकोला कृषि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में यहाँ गया, उसने कहा कि भिंडी के लिए चाहिए। अरे खत्म करिए, मत डालिए, नहीं मुझे किसी भी हालत में ये करना है। तो आर्सेनिक उसको कहा, गंधक का ये, और उसने माला। भिंडी बाजार में गई, ईचिंग हो गया सर सभी लोगों को, जैसे जैसे भिंडी खाए ईचिंग हो गया। आप देखिए ये हमारा विचार राष्ट्र को कैसा डेवलप करेगा। इसी प्रकार मेडिकल साइंस में मूल जो ऋषि मुनियों ने जो आधार दिया था इसका नाड़ी का, वो वहाँ से है, हमारे से नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कृपा करके ध्यान रखिए। एक डॉक्टर की टीम है 22 लोगों की, मल्टी सिद्धा करके ये काम करती है और ये ज्ञान बांटती है, ये ज्ञान देती है, अपने पास नहीं रख रही है, बांटना शुरू कर रही है। और वो कहते हैं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप लोगों को एजुकेशन में जाएगा तो होगा। और हमने सरकार में प्रयास किया, कोई वैल्यू नहीं। जो आपने देखा होगा कि ये भेजो मेडिकल का, वो भेजो, कोई वैल्यू नहीं। जो उनका है उसकी वैल्यू है, जो उनका नहीं है हाय हाय बाय बाय। तो इतना ध्यान रखिए। तो ये एजुकेशन लोगों तो फैलेगा तब समझ में आएगा। तो 3 लेवल पर इसका नाड़ी का सिंपल एक प्रोसेस होता है, दूसरा मेंटल लेवल होता है और तीसरा प्लेनेट पर होता है। जो उसका कनेक्शन क्या है, उसका कर्म का सिद्धांत क्या है, उसमें जीवन में क्या घटना घटी है और क्या नहीं है, बीमारी में क्या आया और क्या नहीं है। जैसे एक केस आई अभी, वो पटना की है, केस थी कि उसने रिपोर्ट में ये दिया कि वंश से इसको बीमारी है ब्लड की, और जब हमारे जो मेडिकल में है वो ब्लड का जो वंश का कोई उसका ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जितना जितना डायरेक्शन कहा तो पेशेंट ने कहा कि है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट जो है नाड़ी में पता लगता है, केवल एक्सरे में पता नहीं लगता। धन्यवाद। क्योंकि आज कोई भी समाज में अगर काम कर रहा है और अपने दिन रात को अगर लगाता है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है कि मेरा फ़ायदा क्या है। लेकिन आप बहुत लंबे समय से इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो समाज के प्रति आपका ये जो लगन है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे ये शुरू हुआ? वैसी प्रेरणा मेरी माँ और मेरे पिताजी है सबसे बड़े। ऐसा है कि हमारे गांव में जब पिताजी बाहर निकलते थे तो कोई भी पल्लू ऐसा खांधे पर हो तो वो सर पर आता था और उनको पूछा जाता था कि हम क्या करें, ये नहीं, वो सलाह देते थे और जो वो कहते थे वही होता था। लेकिन मेरे जीवन में ऐसे घटना एक हुई, मैं 76 में ये घटना हुई। हम खेती वाले हैं तो पिताजी और नौकर सभी खेत में गए और खेत में जाने के बाद माँ के साथ मैं भोजन लेके हम माँ बेटे गए। जाने के बाद शाम का वक्त हुआ, हम घर वापस आए तो चाबी हम भूल गए घर की। चाबी पिताजी के पास, हम घर पे आ गए तो माँ कहने लगी कि 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा जाने के लिए, 2-3 घंटा तो तब तक भूख लगेगी, खाएंगे क्या, बड़ी प्रॉब्लम। तो हमारे घर में एक टाका यानी टंकी थी ऐसी, और लिखी इसको गोल ऐसी कमान थी, पानी की टंकी थी जमीन में। बोले माँ कह रही थी कि इस टंकी से तुम उधर जाओ, रसोई का अंदर से दरवाजा खोलो तो हम अपना काम कर सकते, तब तक रसोई बन जाएगी। तो मैं वैसा ही गया, फ्रेश होके कपड़े चेंज वगैरह सब कुछ किए। तो हमारे घर में रसोई का लाइट फ्यूज गया था और जो बैठक का जो लाइट है वो ट्यूबलाइट चालू था, और दूसरा देवघर में कोई लाइट नहीं था, दिया था। चाय की पत्ती माँ को माँ ने कहा कि चाय की पत्ती लेके आओ, शक्कर का डब्बा लेके आओ। तो जो भगवान का घर है, जो साधना वगैरह करते हैं, वो वहाँ डब्बा रखा था। उस समय मैंने एक दृश्य देखा और उस दृश्य को जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, इन सभी को देख रहा हूँ, वैसे ही उस व्यक्ति को मैंने देखा। उस व्यक्ति को देखने के बाद मेरे मन में भीतर डर लगा कि यह है तो क्या है। अचानक तो माँ को कहा कि मैं शक्कर का डब्बा नहीं लाता हूँ और ना ही चाय की पत्ती, तुम ही जाओ। तो क्यों? मैंने कहा कि अभी व्यक्ति को देखा। तो बोले सामने का दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है, उधर का जो है प्रांगण का दरवाजा बंद है, वहाँ भी ताला लगा है, इधर जो वहाँ है एक ही दरवाजा खुला है, यहाँ बैठे, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं। माँ गई लेके आई। माँ ने एक शब्द कहा, देखो काम नहीं करना है तो ना बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो मेरे मन को थोड़ा लगा कि मैंने झूठ तो नहीं कहा है, माँ ऐसा क्यों कह रही है।
तो मैं क्यूरियोसिटी इतना ये हो गया कि मैं तो जाकर देखूंगा कि क्या है। जैसे ही मैं जाकर देखता हूँ, जैसे ही पैर रखता हूँ मैं, वैसे ही वो व्यक्ति फिर खड़ी हुई, और वो व्यक्ति खड़ी होने के बाद वो प्रकाश में जो है वो भीतर जाने लगा। और उस समय हिंद राष्ट्र करके एक लोगो आया, और हिंद राष्ट्र करके वहाँ से मेरे जीवन का एक परिवर्तन होना शुरू हुआ। और मैंने इसी खोज के लिए बाहर जो मेरा चिंतन शुरू हुआ, और 9वीं कक्षा के होते ही मैं घर से बाहर आया। वो खोजने लगा कि जगह जगह ये इस प्रश्न का उत्तर मुझे कौन बताएगा। मैं बहुत बार हिमालय से लेके सारी साधनाएं की, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। 2010 में इसका प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद फिर मैंने काम को शुरू किया, वह है हिंद राष्ट्र। हिंद का मतलब होता है मानवता, और राष्ट्र मानव का राष्ट्र। पूरा विश्व एक देश है, पूरा विश्व एक भाषा है, पूरा विश्व एक समृद्धि है, वो है हिंद राष्ट्र। और राष्ट्र का मतलब पूरा विश्व है। हिंद राष्ट्र की संकल्पना उस देवता ने दी जिसको हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। मैंने उस समय से आदि शक्ति का नाम देकर उसको गौरवान्वित किया, और उस समय से हिंद राष्ट्र के लिए ये पूरा काम शुरू है। और जो मुझे गुरुओं ने कहा फिर हिमालय से, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, और तब से मैंने कार्य प्रणाली शुरू की। और इसी प्रकार ये कार्य डिवाइडेशन किया एजुकेशन के रूप में। 91 कोर्स में PDL इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको कोर्स के डिज़ाइन किया, ऑनलाइन एजुकेशन रखा, एनर्जी के बारे में रिसर्च की पूरी तरह। इथेनिक साइंस फाउंडेशन, यहाँ रिसर्च हुई, प्लैनेट के बारे में पूरा काम चल रहा है, सेंसर के बारे में काम चल रहा है। प्लैनेट यानी 4 मशीनें बनाई है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जो हमें और 4 किताबें तैयार की है। कर्म सिद्धांत, एक कलर, साउंड और लाइट, ये रिसर्च के लिए टोटली किताब है। 4 व्हीलर पर आधा काम हुआ, रिसर्च भी होता है, एजुकेशन में मेडिकल का भी होता है। ये सारी प्रोसेस उस देवताओं की देन है, मेरा नहीं है। मैं तो एक पुतला हूँ मिट्टी का, कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने कहा उतना ही करता हूँ। धन्यवाद। ये चलते चलते मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे लूँगा कि ये वैदिक योग या वैदिक ध्यान क्या है? वैदिक ध्यान का मतलब होता है योग का नहीं। वैदिक ध्यान का मतलब होता है ना मैं करता हूँ ना मैं करने वाला हूँ, ईगोलेस, उसको वैदिक ध्यान बोलते हैं। धारणा जो बनती है वो ध्यान नहीं है। धारणा का मतलब होता है आपका विचार, एक थिंकिंग चालू है, बहुत सारे आंखें बंद कर ली, बस मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो ध्यान नहीं है। वो विचारों से कैसे बाहर आओगे? वो विचारों को रिमूव कैसे करोगे? आप विचारों के कारण तो परेशान हो। और ये जो है वैदिक ध्यान का मतलब कोई सांप्रदाय का नाम नहीं, वो परंपरा के नाम है, पहले से ही है। वैदिक का मतलब होता है ना करता है ना करने वाला है, वहां मैं नहीं हूँ। ना निर्माण करने वाला है ना निर्माण करने वाले का जो है वहाँ अभिप्राय भी नहीं है। यानी मैं जो है जब ईगोलेस होता है, इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि, निर्विचार अवस्था। विचार की अवस्था ईगो है, तब तक आप आध्यात्म को समझ नहीं पाते हो। समझना बड़ा मुश्किल है, और आपके विचारों के डायरेक्शन में आप भटकाव शुरू होते हैं। और फिर बाद में मैंने ये किताबें पढ़ी, मैंने ये गुरु के पास गया, मेरा ये संप्रदाय है, मेरा ये धर्म है, ऐसे क्यों कह रहे हो? पहले आपका अंदर का डेकोरेशन देखो, आपका सही है कि नहीं है, और कहाँ गलती हो रही है उसको स्वीकार करो, और वहाँ स्वीकार करते हुए आपका एजुकेशन स्टार्ट होगा। और मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, सर्वसाधारण भी व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए। पहला बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, और फिर बाद में दूसरा है मेहनत आपकी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हो, अध्यात्म हो या एजुकेशन हो या खेती हो या मेडिकल हो, ये डेवलपमेंट जरूर होगा, इतना ध्यान रखें। जैसे कि आपने ईगो की बात की, आज के दौर में हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, या कौन सी चीज़ हमको खुशी देती है, कौन सी चीज़ हमको दुख देती है, ये दूसरे पे डिपेंड करता है। यानी कि दूसरे ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, और उसको अचीव करने के बाद हम मानते हैं कि हम भी सफल हैं। और यही कारण है कि जो हमारा रियल पर्सनालिटी होता है उसके ऊपर कई सारे लेयर चढ़ते चले जाते हैं। यानी कि हमको खुशी तब मिलेगी जब हम वो गाड़ी लेके आएंगे, या हमको खुशी तब मिलेगी जब हम वो सक्सेस पा लेंगे।
और इस तरह से हमारे खुशी का जो पैमाना है वो दूसरे तय करते हैं। तो किस तरह से हम अपने रियल पर्सनालिटी में रह सकते हैं और हम क्या हैं या कौन सी चीज़ें हमको खुश देती हैं, हम असल में उसको कैसे समझें? मुझे ये बताइए, आप गुलामी चाहते हो कि स्वतंत्रता? बिल्कुल स्वतंत्रता। तो गलत है जी। आप स्वतंत्रता चाह ही नहीं रहे हो। दूसरे के ऊपर जीने वाला, दूसरे के ऊपर देख कर जीने वाला वो गुलाम है जी। और स्वतंत्रता होता ही नहीं। उसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है। काम का मतलब इच्छा है, घृणा है, जलूसी की भावना है, अहंकार है। ये सारी चीजें नेगेटिव थिंकिंग में आती है। आपके भीतर देखिए कि क्या है क्या नहीं है। जब ये चीजें नहीं आ रही है तो आपके भीतर क्या होगा? पॉजिटिव में ये होगा, करुणा होगी, प्रेम होगा, मैत्री होगी, उपेक्षा होगी। ये सारी चीजें गुण आती है, समृद्धि आएगी और आप खुशी से जियोगे। उसका नाम है समृद्धि। इसको बोलते हैं आध्यात्म के गुण। जैसे ईश्वरीय के गुण बताए भगवत गीता में, वेदांत में। ईश्वरीय के गुण क्या मतलब होता है? आपके भीतर का गुणों का डेवलपमेंट। और ये गुणों का डेवलपमेंट नहीं चाहता है, वो दूसरा जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको देखते देखते ये कर रहा है। मुझे एक सवाल पूछा था, बैठे थे लोग, उन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो भाई सभी ने कहा कि पहले बैठक बैठी थी, पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उसने कहा कि ये बनेगा, उसने कहा कि ये बनेगा, उसने कहा कि ये बनेगा। मुझे पूछा आप बताओ कौन बनेगा? अरे कोई बने या ना बने, लेकिन तू मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सिंपल तरीके से हम व्यर्थ चर्चा करते हैं और व्यर्थ चर्चा में हम अपना समय बिताते हैं। ऐसा है कि कैसे बिताते हैं? सदा गम का प्याला पिए जा, पिए जा, पिए जा, पिए जा, पुराना फटा दिल सिए जा, सिए जा, सदा गम का प्याला पिए जा, पिए जा, पिए जा, पिए जा। ये कैसा होगा डेवलपमेंट, आप मुझे बताइए। वो सदा ही गम में है, दुखों में भरा है, तो कैसा होगा? दुख से मुक्ति चाहते हो क्या? तुम्हें विमुक्ति मिलेगी और ये विमुक्ति का मार्ग हर मानव पा सकता है और वो है पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ यानी PDL इंस्टीट्यूट के द्वारा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो के माध्यम से हमारी चर्चा को सुना, आई होप कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को भी साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।